नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव एक बार पुनः आपके बीच आ गया हूं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2018 जो क्लास 6 में नामांकन हेतु जो एग्जाम कंडक्ट होती है उसका मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं। जो भी दोस्त नए नए जुड़ने वाले हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, इससे पहले 2 वीडियो इसका आ चुका है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं सॉल्यूशन करा दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 16 से इस वीडियो में हम लोग जुड़ रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 कहता है, यदि कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं और अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है तो कुल आमों की संख्या क्या है। यदि कुल आमों में कुल आमों में 20% आम सड़े हुए हैं, 20% आम सड़े हुए हैं और अगर सड़े आमों की संख्या 35 है और सड़े आमों की संख्या 35 है, 35 है, तो कुल आमों की संख्या क्या है। तो कुल आमों की संख्या क्या है। वर्षन कोई भी हो, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। कह रहा है इसमें विकल्प भी मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन जो है, पहला विकल्प 150, दूसरा विकल्प 175, तीसरा विकल्प 185, चौथा विकल्प 180। अब इसे समझा जाए। प्रश्न तो आ गया हम लोग के बीच में कि कुल आम है और उसमें से कुछ प्रतिशत भाग सड़ा हुआ है, तो बताइए भाई सड़ा हुआ का संख्या भी दे दिया गया और इसके आधार पे आपसे पूछेगा, कभी पूछ सकता है कि अच्छा आम कितना है, कभी पूछेगा कि नहीं बता दीजिए कुल आमों की संख्या कितनी है ना। तो इस तरह से अलग अलग प्रश्न हो सकता है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत आसानी से आप लोग समझिए। कभी रहेगा कोई फल है, आम, जैसे यहाँ पे आम था, आम, अमरूद, संतरा, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कभी भी प्रतिशत कुछ भी रहता है तो वो 100% रहता है। कितना परसेंट रहता है? 100%। तो कुल आम है, मान के चलिए इसमें मैंगो है आपका, है ना। तो मैंगो में 20% आम सड़ा हुआ है, तो तय है कि कुछ अच्छा आम होगा और कुछ इसमें सड़ा हुआ आम होगा, है ना। तो कहता है कि 20% आम सड़ा हुआ है, तो अच्छा आम कितना रहा होगा? 80% रहा होगा, क्योंकि 100 में से हम 20 घटा देंगे तो कितना परसेंट रहेगा? 80% रहेगा, है ना। तो कभी ऐसा रहेगा कि नहीं अच्छा आम 70% है, तो सड़ा हुआ आम कितना होगा? 30%, है ना। कहेगा अच्छा आम बाबू 60% है, तो सड़ा हुआ आम कितना होगा? 40%। कहेगा कि सड़ा हुआ आम 5% है, तो अच्छा आम कितना होगा? 95%, है ना। तो यानी कि 100% में से हम लोग संख्या को घटा देंगे तो जो शेष रह जाएगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि 20% आम सड़ा हुआ है। और आगे प्रश्न में पढ़िए, कह रहा है कि सड़े आमों की संख्या 35, यानी कि इसी का संख्या दे दिया। सड़ा हुआ आमों का संख्या कितना? 35। कभी कभी क्या कहेगा कि नहीं अच्छा आम का संख्या 46 या कुछ डाटा दे देगा, कभी इधर का देगा, कभी इधर का देगा, कभी यहाँ का देगा, तो तीनों में से कोई एक डाटा देगा। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी डाटा दे उससे परेशान नहीं होना है। कोई भी डाटा दे तो हम लोग यही एक कंसेप्ट रखेंगे दिमाग में कि तुलना हमको बराबर वालों से कराना है ना। यदि सड़ा हुआ आम रहेगा तो उसका तुलना किससे कराएंगे? सड़ा से। यदि अच्छा रहेगा तो उसका तुलना किससे कराएंगे? अच्छा से। यदि कुल आम की संख्या रहेगी तो किससे तुलना कराएंगे? कुल आम है ना।
तो यानी कि बिल्कुल आसान है। तो वही काम हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। कुल आमों की संख्या मुझे नहीं पता है, तो मैं मान लेता हूँ कुल आमों की संख्या कितनी? कुल आमों की संख्या कितनी? चलिए अब सड़ा हुआ आमों की तुलना सड़ा आम से, है ना? यानी देखिए इक्वेशन एग्जाम में भी लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, एग्जाम में भी लिखना नहीं पड़ेगा, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन किस तरह फ्रेम करते हैं, इक्वेशन किस तरह से हम लोग बनाते हैं, उसी को मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सड़ा आम कितना था भाई? तो x का 20% था। कितना था? x का 20%। और सड़ा हुआ आम का संख्या कितनी थी? 35। तो चलिए इधर 35 लिख दिए, इधर x का 20%, दोनों तो सड़ा हुआ आम ही है, इसलिए बराबर है कि नहीं? तो चलिए इसे सॉल्व करना है। तो 20 से 100 कट जाएगा 5 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा? 35 गुना 5। 35 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 175। कितना आ जाएगा? 175। अच्छा अभी आया क्या? x का मान आया। x का मान क्या आप माने थे? कुल आमों की संख्या आप माने थे, है ना? कुल आमों की संख्या माने थे। तो कुल आमों की संख्या कितनी आ गई? 175, 175। प्रश्न में पूछा क्या था? कुल आमों की संख्या ही पूछा था, यानी इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा है? 175। बी नंबर ऑप्शन, है ना? अच्छा इस प्रश्न में यह भी तो हो सकता था, कहेगा कि बताइए भाई अच्छा आमों की संख्या कितनी है, हो सकता था कि नहीं? यस सर। इसमें पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा भी प्रश्न तो रह सकता था यस सर। कि बताइए अच्छा आमों की संख्या कितनी है। तो कैसे निकालेंगे? 175 कुल आम था बाबू, और 175 का 80% निकाल देंगे तो अच्छा मिल जाएगा। लिखेंगे 175 गुना 80/100। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए तो इसे आप लोग लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉल्यूशन सिर्फ लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न कहता है 6144 का कितना प्रतिशत 5/2 गुना 245.76 के बराबर है, के बराबर है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है आपका 5, दूसरा ऑप्शन कहता है 16, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 20। तो चलिए इसे अब सॉल्व किया जाए। तो आप देख सकते हैं यह जो प्रश्न आपका है यह एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और आप कह सकते हैं परसेंटेज चैप्टर से है, परसेंटेज प्रतिशतता चैप्टर से। और यह प्रश्न जो है सिंप्लीफिकेशन, इसमें आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कहता है 6144, लिख दीजिए 6144 का जब भी लिखा रहे, का रहे, के रहे, की रहे, इस तरह का वर्ड रहे तो समझिएगा कि गुना कह रहा है। क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई। कितना तो पता नहीं है, कितना का माने x, मान लेते हैं x, ठीक है। प्रतिशत का मतलब बटा 100, ठीक है। 5/2 गुना 245.76 के बराबर है, तो के बराबर हम भी दे दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि x का जो भी मान आएगा, वैल्यू आएगा,
वह इसमें ऑप्शन में होगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन करना है। तो चलिए कर दिया जाए कैलकुलेशन। यस सर। इसको कैलकुलेट कीजिए। पॉइंट हटाइएगा तो नीचे हो जाएगा, तो नीचे 1 लगेगा, और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो भी तो लगेगा, यस सर। है ना। चलिए ये 100 से नीचे का 100 से ये 100 कट गया, यस सर। ठीक है। और 2 से काटिए, ये कटेगा बाबू। यस चलिए 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। यस सर। और 5 है बाबू, 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, यस 1 17, 1 पर 7 17, यस सर। 2 8 16, यस सर। फिर 1 बच रहा है 1 16, 2 8 16, ठीक है। ध्यान से देखिए 6144 का दुगना है ये 12288, यस सर। दिख रहा है। यस सर। 6144 का दुगना होगा ना 12144 का दुगना 288। यस तो सर। यानी कि पूरा से बाबू कट जाएगा ये कितने बार में? 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। इधर कितना है ऊपर में 5 और इधर गुना 2, 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10। और कुछ कहीं रहा नहीं रहा, इधर तो x था, यानी x का मान कितना आ गया? 10। तो क्या विकल्प में 10 है? बिल्कुल है सी नंबर में। तो यही इसका सही जवाब है। कैलकुलेशन यदि आपकी अच्छी होगी तो बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए लिख लीजिए इसे। एक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ, कोई भी इक्वेशन आप लिखते हैं तो आप लोग तो जानते हैं कि ऊपर नीचे हम लोग काटते हैं, यस आप सर। लोग तो ये जानते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक नया चीज मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी फ्रैक्शन है, देखिए इधर मैं इसे समझा रहा हूँ, यहाँ समझिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है बाबू 3x, यहाँ लिखा हुआ है 6, यहाँ लिखा हुआ है 15, और यहाँ है बाबू 20। तो देखिए संख्या ऊपर नीचे कटता है, जिधर बड़ा होगा उधर आपको काट के लिखना होगा। इधर भी ऊपर नीचे कट सकता है, लेकिन यदि इज इक्वल टू यानी बराबर के आप दोनों तरफ कटवाना चाहते हैं तो ऊपर की संख्या ऊपर से कटती है और नीचे की संख्या नीचे से। समझ में आया? वही काम हम यहाँ किए थे, ऊपर की संख्या को ऊपर से काटे थे, ठीक है। तो ऐसे भी आप काट सकते हैं, 3 दूना 6 काट सकते हैं। कोई विद्यार्थी ऐसे काटेगा, कोई ऐसे काटेगा, 5 का पहाड़ा पड़ेगा, 5 3 15, 5 चौका 20। कोई ऐसे भी कर सकता है, अच्छा 3 से काटेगा 15 को, 3 5 15। देख रहे हैं। यस सर। कोई ऐसे भी काट सकता है कि 5 चौका 4 और 6 है तो ऐसे काटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया, है ना। तो अब क्या आया, x बराबर वैल्यू कितना लिख सकते हैं? इधर कुछ नहीं है बाबू, तो 3 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। यस सर। और नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन 2 दिख रहा है तो 2, 3/2 का मतलब 2 पूर्णांक 1/2, है ना। 2 1 2 1 3/2, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन आप अपना कैलकुलेशन बेहतर कर सकते हैं। कम समय में आप अधिक से अधिक प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र को उत्तीर्ण का मतलब समझते हैं बच्चों? नंबर। उत्तीर्ण का मतलब पास। हाँ। एक छात्र को पास होने के लिए, है ना। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। 40% अंकों की आवश्यकता है। अगर वह 178 अंक प्राप्त करते हुए
अगर वह 178 अंक प्राप्त करते हुए 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या है? तो अधिकतम अंकों की संख्या क्या है? चलिए इसका विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प कहता है 1000 1000। दूसरा विकल्प कहता है 800 800। तीसरा विकल्प है 500 500 और चौथा विकल्प 200। पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन को समझिए। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपको मिले, कभी भी पास रहे, फेल रहे, है ना, अधिकतम अंक रहे, इस तरह का वर्ड कभी भी रहे, तो ये परसेंटेज का एक हॉट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिले तो दिमाग में एक ही कंसेप्ट आपको रखना है, बस एक ही कंसेप्ट रखना है। वह यह करना है कि आपको, जो भी विद्यार्थी है उसका सपना एक रहता है। ऐसे तो हर विद्यार्थी सोचता है कि मैं 90+ लाऊं, 90% से अधिक अंक लाऊं, है ना, लेकिन पहला प्रायोरिटी उसका यही रहता है कि मैं पास कर जाऊं, है ना, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, डर रहता है। तो यही काम इस कंसेप्ट में भी करना है। कभी भी इस तरह से एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, एग्जाम यानी कि परीक्षा पर आधारित कोई प्रश्न मिले, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बच्चा को पास करा देना है। क्या करना है? पास करवा देना। स्टूडेंट को पास करवा देना है ना। यस सर। और आपको मैं बता ही चुका हूं कि तुलना हमेशा बराबर वालों से, तुलना हमेशा बराबर वालों से। इसका अर्थ है कि पास मार्क्स का तुलना पास मार्क्स से, कभी भी तुलना बराबर वालों से कराएंगे। यानी कि यदि पास मार्क्स का तुलना करा रहे हैं तो किससे कराएंगे? पास मार्क्स से, है ना। यदि मैं टोटल मार्क्स का तुलना कराऊंगा तो किससे कराऊंगा? टोटल मार्क्स से। समझ में आ रहा है? यस सर। तो चलिए, वेरी गुड। तो वही काम मैं यहाँ करता हूँ। देखिए ध्यान से, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट, पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 40% चाहिए। लेकिन वो करता क्या है? 178 अंक लाता है, लेकिन 22 अंक से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। का अर्थ है उत्तीर्ण नहीं होना, यानी फेल हो जाना। चलिए, तो मान लेते हैं कि परीक्षा जो है बाबू, एग्जाम जो है, एग्जाम का टोटल अंक हमको पता नहीं है, तो टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना? x। तो चलिए, अब कहता है पास होने के लिए कितना चाहिए? 40% ना। तो मैम क्या बताया कि आप तुलना करा दीजिए। तो पास मार्क्स का तुलना किससे कराएंगे? पास मार्क्स से। दोनों तरफ लिख दिए ना, पास मार्क्स। ठीक है, तो कुल अंक था बाबू x, और कहता है पास होने के लिए 40% चाहिए। तो x का 40% लाएगा कोई भी विद्यार्थी तो वो पास होगा कि नहीं होगा? x का 40% कोई भी लाएगा तो वो पास हो जाएगा। अब चलिए, इसके आधार पे सोचिए, इसके आधार से पास अंक चाहिए आपको। एक विद्यार्थी 178 अंक लाता है और वह 22 अंक से फेल हो जाता है। इसका अर्थ यह है, कोई लोग डाउट में रहते हैं कि अच्छा फेल हो रहा है तो जोड़ दें कि 22 अंक को घटा दें, है ना। तो यहाँ पे एक डाउट आ जाता है, संदेह उत्पन्न हो जाता है कि अब किया क्या जाए। तो बस इसको पास कराने का प्रयास कीजिएगा। 178 अंक लाया ना बाबू, और 22 अंक से फेल हो जाता है। इसका अर्थ है वह कहता होगा कि यदि मैं 22 अंक और ले आता तो मैं भी पास कर लाता। ये ना कहता होगा कि यदि मैं भी 22 अंक और लाता तो मैं पास कर जाता। नहीं होता है कि 2 नंबर से कोई फेल कर जाता है, तो क्या कहता है कि 2 नंबर हमको और आगे होता ना तो हम पास कर जाते, है कि नहीं। काश हमको 2 नंबर और आ गया होता। उसी तरह ये बच्चा कहता है कि 178 तो मैं लाया हूँ,
यदि मैं 22 अंक और लाता यानी प्लस करेंगे, ठीक है, यस सर। तो मैं भी पास कहलाता। दोनों तरफ पास तो करा देते हैं बराबर, ठीक है। 178 में 22 जोड़िए बाबू, कितना होगा? 200 होगा, है ना, 200। और इधर है बाबू x का 40%, तो यहीं पे आपका सॉल्व हो गया है। 40 200 कट जाएगा 40 से 5 बार में, और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x बराबर कितना? 100 गुना 5, 500। यहाँ लिख देते हैं x बराबर 500, यानी कुल अंकों की संख्या कितनी? 500, यानी 500 अंक का परीक्षा हो रहा था बाबू, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अधिकतम अंक पूछा है, यानी कुल अंक पूछा है, तो C नंबर। चलिए इसे लिख लीजिए। इस प्रश्न को बनाने का एक दूसरा तरीका बताऊं। इस प्रश्न को बनाने का मैं 100 मान के कैसे बनाते हैं वो भी समझा देता हूं। इसको हम लोग यूनिटरी पर यानी एकीक नियम पर कैसे बनाते हैं उसे भी समझा देता हूं। तो चलिए, क्वेश्चन तो यही है, कैसे हम लोग 100 मानेंगे और आंसर लेंगे ये भी आप लोग सीखिए। कुल अंक पूछा है ना, तो एग्जाम का कुल अंक हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं कुल अंक कितना है बाबू, है ना, 100 नंबर का। 100 नंबर मान लेते हैं टोटल मार्क्स है, ठीक है। तो अब कहता है एक छात्र को पास होने के लिए कितना चाहिए? 40% चाहिए, यानी छात्र को पास होने के लिए कितना चाहिए? 40%। तो पास मार्क्स कितना होगा? 100 नंबर का परीक्षा है यदि, तो 40% में पास है, यानी कि 40 नंबर में पास है। 100 का 40% कितना होगा? 100 गुना 40/100, है ना। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। अब कहता है एक स्टूडेंट की बात हो रही है, वन स्टूडेंट, ठीक है। वो लाता है बाबू 178 नंबर, लेकिन 22 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। तो 22 अंक और लाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? ये पास कहलाएगा, यानी पास अंक कितना हो गया? 200। अब देखिए ध्यान से, ये 200 रियल डाटा है, ये रियल डाटा है, लेकिन ये 40 जो है वो 100 के आधार पर हम लाए हैं, यानी माना हुआ राशि के आधार पर ये लाए हैं, और ये रियल डाटा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमेशा जान जाइए, माना हुआ राशि में रियल डाटा ना कभी जुटता है और ना ही कभी घटता है। माना हुआ राशि में रियल डाटा ना कभी जुटेगा ना ही कभी घटेगा। तो होगा क्या? कभी भी होगा तो कंपैरिजन होगा। क्या होगा? कंपैरिजन, यानी तुलना। क्या कराएंगे? तुलना। तो हम लोग को तुलना कराना होगा। तो यहाँ क्या था? 40, और यहाँ क्या है? 200। दोनों तो बाबू पासे मार्क्स है, दोनों क्या है? पासी मार्क्स है। तो आप तुलना कराइए। इसको मैं इधर लिखता हूं कि थोड़ा आप लोग को समझना आसान हो जाएगा। देखिए 40 यहां लिखा हुआ है बाबू, और इधर पहला स्टूडेंट को जो लाता था वो 178 लाया था, 22 अंक से फेल हो गया था, तो पास करा दिए। तो पास मार्क्स कितना आ गया बाबू? 178 में 22 जोड़ेंगे तो 200। अब इधर 40 है पास मार्क्स, इधर पास मार्क्स 200। ये माना हुआ राशि और ये क्वेश्चन में दिया हुआ राशि। तो बताइए 40 का कितना गुना होगा? 200? 5 गुना। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ तो कटने वाली राशि थी, कभी कभी कटने वाला राशि नहीं मिलेगा, हो सकता है 198 रहता, तो ये करते कि 40 का कितना गुना 198, तो नहीं पता चलेगा, तो करते 198/40, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 40 का कितना गुना? 200, तो 5 गुना भाग कर दिए हम लोग। 5 गुना, इसका अर्थ यह हुआ कि माना हुआ राशि का 5 गुना है रियल डाटा। माना हुआ राशि का 5 गुना है रियल डाटा। इसका अर्थ यह है कि 5 में गुना कराइए और सबका आंसर एक बार में पाइए। तो चलिए, एग्जाम में कितना नंबर का हो रहा था? तो 100 में 5 से गुना कर दिए, 500 नंबर का एग्जाम हो रहा था। क्लियर है? यस सर। आसानी से बन गया ना? यस। चलिए इसे भी लिख लीजिए।
हो गया, लिख लिए। यस सर। हो गया सर। चलिए अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, कोई कोई विद्यार्थी यहाँ डायरेक्ट तुलना नहीं करा पाते हैं, तो उनके लिए यूनिटरी मेथड में बता देता हूँ। यूनिटरी मेथड यानी एकिक नियम। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। पहला स्टूडेंट जो था वो लाया था बाबू 178 और उसमें हम 22 जोड़ दिए थे तो क्या आ गया था 200 और यही था आपका पास मार्क्स, है ना, यही था आपका पास मार्क्स। लेकिन हम माने थे 100, तो 100 के आधार पे जब हम माने कि एग्जाम जो है 100 नंबर का हो रहा है, माना कि एग्जाम का टोटल मार्क्स कितना है 100 नंबर, ठीक है, तो पास मार्क्स 40% यानी 100 का 40% कितना 40। चलिए पहला स्टूडेंट 178 लाता है, 22 नंबर से फेल हो जाता है, 22 जोड़ दिए तो 200 आ गया, यही तो उसका पास मार्क्स था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यूनिटरी से कैसे लिखते हैं एकिक नियम से, उसको समझ लेते हैं। देखिए एकिक नियम कहता है कि जब इधर जो पूछा जाए उसको दाहिने तरफ लिखते हैं और जो दिया हुआ है उसको बाईं ओर लिखते हैं, लेफ्ट साइड में, समझिए। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो पूछा जाए उसको राइट साइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अधिकतम अंकों की संख्या क्या है ना, यानी टोटल मार्क्स। क्या पूछा है, टोटल मार्क्स, तो टोटल मार्क्स यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या था, तो दिया था पास मार्क्स। क्या दिया था, पास मार्क्स दिया था 40% या ये भी अंक दिया था, तो पास मार्क्स, ठीक है। अब चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला लाइन में हमेशा बाबू माना हुआ राशि लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माना हुआ राशि, यानी जो लेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। माना हुआ राशि यही था 40, 100 माने थे कुल अंक, तो 40 आया था पास मार्क्स, तो पास मार्क्स से शुरुआत करना है। तो जब पास अंक 40 तो कुल अंक कितना 100। देखिए जब पास अंक 40 तो कुल अंक कितना 100, ठीक है। जब पास अंक 1 तो कुल अंक कितना 100/40, ठीक है, 1 पे निकल गया और हमको पास अंक 200 पे निकलना है। तो जब पास अंक 200 तो कुल अंक कितना 100/40 गुना 200। क्लियर है। 40 से काटिए, 40 बचे 200 और 100 में 500 गुना करेंगे तो 500 आ गया। यस सर। तो चलिए इसको भी आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बेसिक यदि आपकी अच्छी होगी तो एग्जाम में बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और वो परसेंटेज चैप्टर से ही है। तो चलिए देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 19, अगर y का x%, अगर y का x%, इसके बाद कॉमा है, 80 के 4/5 भाग के बराबर है, 4/5 भाग के बराबर
बराबर है, यस सर। तो एक्स वाई यानी एक्स गुना वाई का मान क्या होगा? का मान होगा क्या होगा भाई? तो इसका विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है 400, दूसरा विकल्प है 320, तीसरा विकल्प है 640 और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर y का x%, तो जिस रूप से कह रहा है वैसे ही लिख देते हैं, है ना? यस सर। y का x%, तो y का मीन्स गुना x प्रतिशत का मतलब बटा 100, ठीक है। 80 के 4/5 भाग के बराबर है, तो यहां लिखना होगा 80 के 4/5 भाग के बराबर है, यानी यह बराबर है इसके। समझ में आया? और इसी आधार पे आपसे पूछ दिया है कि x गुना y का मान क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, है ना? तो बताइए 80 कट जाएगा, 80 कट जाएगा 5 से, कितना? 16 × 5 80 होता है, ठीक है। और 16 गुना 4 करेंगे तो 16 चौका कितना होगा बाबू? 64 होगा। तो x गुना y बराबर क्या हो जाएगा? 64 पर 16 चौका 64 पे, और यहाँ प्रतिशत है ना बाबू, यानी कि 2 जीरो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा। तो अब ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन में 1 जीरो आपका कम है ना? 640 तो आपका दिया है, लेकिन आंसर कितना आता है? x गुना y पूछा था, एक्स वाई का मान क्या होगा? तो एक्स वाई का मान हम लोग का कितना है? 5 से कटा 80 कितने बार में? 16 बार में, है ना? तो 16 × 5 80 और 16 चौका 64, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 में आप 100 से गुना कीजिएगा तो 6400, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब यही है। तो इस तरह का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है ना? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्रश्न में गलती भी हो सकती है ना? कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन सही है, लेकिन ऑप्शन हो सकता है कि जीरो सबका छूट गया हो, है कि नहीं? लेकिन हमको इसी के आधार पे आंसर देना है। तो ये तीनों में तो आंसर मिला नहीं, तो इसलिए आंसर क्या देंगे? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो ये प्रतिशत से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है यदि क्वेश्चन मार्क का 45% प्लस 90 का 30% बराबर 210 का 30%, तो अज्ञात संख्या होगी। क्वेश्चन मार्क यानी कि पूछा गया है ना? एक्स भी मान सकते हैं, का 45% जोड़ 90 का 30% बराबर, ये बराबर है कितना? 210 का 30%, तो अज्ञात संख्या क्या होगी? तो अज्ञात संख्या क्या होगी? विकल्प क्या कहता है? विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है, पहला ऑप्शन कहता है 80। दूसरा ऑप्शन है 120 तीसरा ऑप्शन है 90 और चौथा ऑप्शन 60। ठीक है। कहता है क्वेश्चन मार्क का 45%। क्वेश्चन मार्क
पता नहीं है तो x मान लेते हैं। का है, का मीन्स क्या, गुना, गुना 45% यानी 45/100 हो गया ना। जिस रूप से कह रहा है उसी रूप से आगे मैं लिख रहा हूं। आगे देखिए प्लस, प्लस दे दिया 90 का 30%। अच्छा 90 का 30% क्या हम लोग लिख सकते हैं? अच्छा एक लाइन तो हम लिख के आपको दिखाते हैं। 90 है का यानी गुना, 30% यानी 30/100, ठीक है। बराबर है बाबू तो बराबर दे दिया 210 का गुना 30% यानी 30/100। तो अज्ञात संख्या, इसी के आधार पे x का वैल्यू निकाल लेना है आपको। तो x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो चलिए देखिए इधर ध्यान से, आपको प्रतिशत चैप्टर में मैं बताया हूं। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिशत चैप्टर में प्रतिशत किस तरह से निकाला जाता है, उस चैप्टर में जाकर आप वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको शॉर्ट ट्रिक पता चल जाएगा, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। 90 का 30% निकालना है बाबू, 90 का 30% निकालना है। तो किसी भी संख्या का 10% निकालने के लिए जीरो को दाहिने से ढक लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 90 का 10% क्या होगा, तो जीरो को ढक लीजिए 9, है ना। मैं बोलूं 80 का 10% क्या होगा, 8। मैं बोलूं 70 का 10% क्या होगा, 7। मैं बोलूं 60 का 10% क्या होगा, 6। मैं बोलूं 400 का 10% क्या होगा, 40। मैं बोलूं 800 का 10% क्या होगा, 80। वेरी गुड। 10 का 10% क्या होगा, 1। और 1 का 10% क्या होगा, 1 का 10%, 0.1, है ना। 0.1 का 10% क्या होगा, 0.01। 0.01 का 10% क्या होगा, 0.001। यानी कि दाहिने से हम लोग एक एक अंक बाद दशमलव हम लोग देते चल जाते हैं, है ना। जैसे 90 का 10% जैसे ही हम आपको बोले तो इसका मतलब है कि हम दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव दिए थे, तो 9.0 भी बोल सकते हैं, लेकिन जीरो को ढक भी ले सकते हैं, 9, है ना। तो यानी कहिए कि जीरो रहे तो जीरो को ढक लेंगे, और यदि जीरो नहीं रहे तो दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे। जैसे मैं बोलूं कि 128 का बाबू, 128 का 10% क्या होगा, 128। तो निकालना नहीं है, सीधे यहाँ पे दशमलव बैठाइए, आंसर आ गया 12.8। क्लियर है। मैं बोलूं कि 146 का 10% क्या होगा, क्लियर है। मैं बोलूं 25 का 10% क्या होगा, 25 का 10% 2.5। क्लियर है। Yes, मैं बोलूं 2243 का 10% क्या होगा, 224.3। वेरी गुड, 224.3। तो 10% निकाल लिए हैं। तो आपको आगे भी कैलकुलेशन यदि करनी हो, आपको आपसे पूछेगा 20% क्या होगा, तो दुगुना कर देना है। 10% का दुगुना कर देंगे तो 20%। जैसे मैं बोलूं कि 90 का 10% कितना, तो कितना आया था, 9। तो 20% कितना, 9 का दुगुना 18। 30% कितना, 9 तिया 27। 40% कितना, 9 चौका 36। 50% कितना, 45। क्लियर है। Yes, कितना आसान है। ये दशमलव वाला भी रहे, जैसे कि आपका जैसे 2.5 है तो 2.5 क्वेश्चन क्या था, 25 का 10%, तो कितना आया था 2.5 आया। Yes. तो 20%, 2.5 का दुगुना, 2.5 का दुगुना कितना, 5, है ना बाबू। तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ना, यही काम तो यहाँ करना है। 90 का 30% पूछ दिया ना, 90 का 10% 9, तो 30% 9 तिया 27 बन गया ना। Yes, sir. तो इतना लिखने का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यह आया आपका 27। ये कितना है बाबू, 210 का 30% पूछ रहा है। Yes, 210 का 10% 21, तो 30% 21 का 3 गुना 21 तिया 63 यस सर। होगा कि नहीं होगा। Yes, तो आप लिख सकते हैं, आप छोटा कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत बच्चे इसको मन में ही सॉल्व कर लेते हैं, Yes, लेकिन sir. मैं स्टेप लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग की अच्छी हो जाए, क्लैरिटी बनी रहे। समझिए, x गुना 45/100 को लिख सकते हैं, 9/20 भी लिख सकते हैं। Yes, sir. लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अभी 45/100 ही लिखिए, क्योंकि 100 आपको कभी कहिएगा क्यों नहीं काटे सर, इसलिए नहीं काटे क्योंकि 100 आपको कभी भी मुश्किल में नहीं डालता है। कभी भी 100 से भागा देना है तो दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। कभी भी 100 से गुना करना है तो 2 जीरो बैठा देना है दाहिने से, है ना। यानी कि 100 आपको कभी भी मुश्किल में नहीं डालता है, तो 100 को कहे के लिए हम काटे,
है कि नहीं? परेशानी में कहीं आगे जाके मैं खुद ना पड़ जाऊं, इसलिए हमको 100 को रखना है, 100 से दोस्ती करके रखना है ना? ये काम का चीज है। 100 काम है। प्लस 9 27 हो जाएगा ना बाबू? Yes, sir. 10% 9 तो 30% 27, यस सर। और इधर 21 63 हो जाएगा। 10% 210 का 10% 21, तो 30% 21 63। तो चलिए ये इधर आगे घट जाएगा ना, तो 63 में से 27 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 63 में 27 घटाइए तो 3 में से 13 में से 7 घटाइएगा तो 6 है ना? Yes, sir. और 5 में से 2 घटाइएगा कितना? 3। 30 20 50 57 6 63। तो आ गया बाबू x का 45%। हो सकता है परेशानी हो रही हो, हाँ तो चलिए अब आप देख सकते हैं। तो x का 45% है ना, x का 45% बराबर 36। काट दीजिए, काटिए तो 9 से कटेगा, 9 बचे 45 और 9 चौका 36 ठीक है, और 5 से 100 कटेगा बाबू, 20 बचे 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 चौका 80 20 चौका 80। चलिए तो x का मान कितना आ गया? 80। तो क्या 80 है आपके ऑप्शन में कहीं? देखिए तो 80 विकल्प में कहीं दिखाई दे रहा है? यस सर। विकल्प नंबर ए। चलिए ऑप्शन 1 में ही है, विकल्प नंबर ए में ही है, तो ए नंबर आपका सही जवाब है। चलिए इसे आप लोग लिख लीजिए, है ना? यस सर, बहुत काम की चीज है। क्लियर है ना? यस सर। बहुत आसानी से, यदि आप कैलकुलेशन में इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कि आप क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या होने जा रहा है ना, कि क्या इसका आंसर आएगा। लिखने की ज्यादा जरूरत तो नहीं है, लेकिन चूंकि पहली बार है, हर क्वेश्चन को मैं विस्तार पूर्वक भी बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब अगला जो 5 क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन को भी आप लोग को मैं दिखाता हूं, यही आपका प्रश्न पत्र है। तो क्वेश्चन कहता है अगला 5 क्वेश्चन, अगला 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आयताकार मैदान यानी मेंसुरेशन है ना, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन आ गया। एक आयत की लंबाई, ये भी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से आ गया। एक आयत का परिमाप, ये भी क्षेत्रमिति से आ गया। क्वेश्चन नंबर 24 आयताकार कमरे की चौड़ाई और लंबाई दे रहा है, ये भी आपका क्षेत्रमिति से मेंसुरेशन से आया। और 25 नंबर दे रहा है एक आयताकार भूखंड जिसकी माप 80 मीटर गुना 40 मीटर है, तो ये भी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से आया। यानी कि कहा जाए क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन जो है क्षेत्रमिति चैप्टर से आया है, मेंसुरेशन से आया है। तो मेंसुरेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग शुरुआत करते हैं और अपना मेंसुरेशन भी अच्छा कर लेते हैं, है ना? यस सर। प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 21, एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप 4 मीटर है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा की माप एक भुजा की माप 4 मीटर है। तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। तथा उसके विकर्ण की लंबाई विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। कहता है मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? मैदान का क्षेत्रफल क्या है? चलिए इसके विकल्प को भी लिख देते हैं। विकल्प नंबर 1 आता है 12 वर्ग मीटर।
12 वर्ग मीटर यानी 12 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी कहता है 20 वर्ग मीटर यानी 20 मीटर स्क्वायर, यस सर। है ना। ऑप्शन सी कहता है 15 वर्ग मीटर, 15 मीटर स्क्वायर। और ऑप्शन डी कहता है विकल्प डी √5 वर्ग मीटर यानी √5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यस सर। चलिए तो इस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार मैदान है बाबू, एक आयताकार फील्ड है, आप फील्ड में खेलते हैं, है ना। तो आयत आकार का है, कैसा है? आयत देखे हैं आप लोग? आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयत को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? हाँ, आप कहिएगा रेक्टेंगल क्या होता है सर? तो रेक्टेंगल जानने से पहले आपको समझना होगा क्वाड्रिलेटरल। क्या समझना होगा? क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं चतुर्भुज। क्या कहते हैं? आपको पता होगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जानते हैं? क्या होता है त्रिभुज? 3 रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। अ पॉलीगॉन हैविंग बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट देन इट इज कॉल्ड ट्रायंगल, है ना। तो 3 के रेखा खंडों से घिरी हुई है तो क्या कहलाएगा? घिरा हुआ भाग जो है वो त्रिभुज कहलाएगा। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 रेखा खंडों से घिरी हुई रहती है ना। यानी कि पॉलीगॉन हैविंग बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगॉन हैविंग बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, तो वो कहलाएगा चतुर्भुज। तो चतुर्भुज जो है बाबू उसमें बहुत सारा प्रकार है। जैसे देखिए चतुर्भुज ये भी कहलाएगा, चतुर्भुज ये भी कहलाएगा, है ना। चतुर्भुज तो आपका इस तरह का भी हो सकता है ना। चतुर्भुज तो आपका इस तरह का भी हो सकता है। चतुर्भुज तो आपका इस तरह का भी हो सकता है। चतुर्भुज आपका बाबू इस तरह का भी हो सकता है। समझिएगा, यह जो आकृति मैंने बनाया इसमें लंबाई लंबाई के बराबर है और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर है। इसे हम लोग आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत। और आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल की खासियत यह होती है कि रेक्टेंगल का हर कोण 90 डिग्री का होता है बच्चों। कितना डिग्री का? 90। रेक्टेंगल का जो विकर्ण होता है यह जो है इसको डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। और इधर भी एक विकर्ण है। तो रेक्टेंगल में ये दोनों विकर्ण जो है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। विकर्ण आपस को बराबर क्षेत्रफलों में भी बांटते हैं। आगे हम लोग देखते हैं चारों भुजा समान हो जाएगा बाबू तो ये हो जाएगा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसका भी हर एंगल 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। इसका भी जो डायगोनल है वो दोनों इक्वल होता है ना। और इसके भी कर्ण जो है डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट ही नहीं करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं इसका अर्थ है कि 2 बराबर भागों में विकर्ण इसे बांटता है ना। चलिए उसी तरह ये है बाबू रोम्बस। क्या नाम है इसका? रोम्बस करते हैं। इसमें यह इसके बाद लेकिन रोम्बस में भी चारों भुजा बराबर है। रोम्बस का भी चारों भुजा बराबर होता है और स्क्वायर का भी चारों भुजा बराबर होता है। लेकिन इसका हर कोण 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर में हर कोण 90 डिग्री होता है। अंतर पता चला? यह है बाबू पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। विपरीत भुजाएं समान एवं समानांतर होती हैं। यह इसके समान है, यह इसके समान है, यह इसके समानांतर है, यह इसके समानांतर है। हर कोण 90 डिग्री नहीं होगा, है ना। इसके अलावा एक है बाबू ट्रेपीजियम जिसको हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज, है ना। कोई एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है, कोई एक जोड़ी भुजा है, यानी कि हो सकता है ये इसके समानांतर हो, नहीं तो कभी कभी इधर वाला इसके समानांतर होगा। इस तरह से हो सकता है ये इसके समानांतर है तो ये दोनों समानांतर नहीं होगा, है ना। तो यह कहलाता है बाबू ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, है ना। और यह था आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को कहते हैं बाबू समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है।
चलिए ये हो गया। इसके बाद यह जो है बाबू इसको कहते हैं काइट। काइट मतलब पतंग। पतंग आप लोग उड़ाए होंगे, Yes, उड़ाए sir. हैं तो देखिए तो पतंग नहीं है। Yes. देखिए तो 4 भुजा है तो ये भी तो चतुर्भुज है। Yes. 4 भुजा से गिरा हुआ है ना जी। Yes, sir. इसमें एडजेसेंट साइड बराबर होता है बाबू। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर बराबर। होगा, है ना। Yes, तो यानी कि चतुर्भुज का ये सब प्रकार है। पता नहीं है कि कितना भेद है इसका। तो इसका प्रकार है चतुर्भुज कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये नहीं है, ये तो इसी का फिगर बनाए थे। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो 6 चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं? 6। तो हम लोग का जो ये प्रश्न आया है वो आया है पहला प्रकार से, रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल का कहानी अब शुरू करते हैं, है ना। इतना मैं बता दिया तो आप लोगों को आगे कभी कभी नाम आएगा तो आप लोग को याद आएगा कि नहीं सर ये बताए थे, है ना। यस सर। चलिए तो आयत हम लोग बना लेते हैं। एक आयत आप कहेगा ये आयत क्या होता है सर? तो आयत आप जो ये चौकी देख रहे हैं Yes, तो sir. देखिए यही आयताकार है। Yes, यानी sir. लंबाई लंबाई के बराबर और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। वो जो बेंच देख रहे हैं आप Yes, sir. तो वही बेंच और डेस्क डेस्क देख रहे हैं Yes, तो sir. वही तो आयत है। देखिए ना लंबाई के बराबर लंबाई है और इधर चौड़ाई के बराबर चौड़ाई है। अब देखिए तो 4 भुजा नहीं है तो 4 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र है तो चतुर्भुज है ना। हर कोण 90 डिग्री है बाबू। Yes. हर कोण हर कॉर्नर पे 90 डिग्री बन रहा है। Yes. तो हर कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल है ना। इस तरह से राइट एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री बन रहा है तो वो क्या है? वो क्या है? रेक्टेंगल है ना। ये डायगोनल भी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ से हम वहां तक का लेंथ लें और यहाँ से वहां तक का लेंथ लें तो दोनों बराबर निकलेगा। समझ में आ रहा है? Yes. तो चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। एक आयताकार मैदान है तो इसी तरह का बाबू फील्ड है। Yes, sir. फील्ड में खेलते हैं ना Yes, तो समझिए कि इसी तरह का फील्ड है। अब कहता है कि एक भुजा की माप 4 मीटर है। तो चलिए एक भुजा कोई मान लेते हैं 4 मीटर। आगे कहता है तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है। तो एक भुजा हम 4 मीटर मान लिए बाबू, ठीक है। विकर्ण दे दिया। विकर्ण इसमें किधर है बताइए तो? आयत का हम वर्टेक्स का नाम दे देते हैं ABCD, शीर्ष कोणों का नाम, है ना। चलिए विकर्ण यहाँ पे कौन कौन है बाबू बताइए? A से C मिलाएंगे तो एक विकर्ण बनेगा Yes, sir. और B से D मिलाएंगे तो एक विकर्ण बनेगा। Yes, sir. तो विकर्ण चलिए मिला देते हैं, है ना। B से D को मिला दिया जाए क्या? Yes, sir. चलिए B से D मिल गया ना। Yes, sir. तो यही जो लाइन मिला BD ये विकर्ण है। तो विकर्ण की लंबाई कितनी? 5 मीटर, ठीक है। Yes. अब कहता है मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बाबू? आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा। Yes. और आयत का क्षेत्रफल होता है बाबू लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई। याद रखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई तो बाबू दिया हुआ है 4 मीटर लेकिन चौड़ाई तो पता नहीं है। Yes. यही ना सीधी है चौड़ाई। Yes. चौड़ाई तो पता नहीं है, ये तो विकर्ण है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि हर कोण 90 डिग्री का होता है। तो ध्यान दीजिए एक त्रिभुज बन गया BDC बन गया ना, या BCD। तो त्रिभुज में कभी भी समकोण त्रिभुज में आप लोग को बताता हूं, ध्यान रखिएगा। किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ये लंब होता है, ये आधार होता है। ऐसे कोण यहाँ रहेगा तो ये भी लंब हो सकता है और ये भी आधार। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब आधार और एक सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। यानी कि मान के चलिए ये समकोण त्रिभुज है बाबू, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री ये बना था। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस का थ्योरम। और पाइथागोरस जो थ्योरम दिए थे वो थ्योरम क्या कहता है? देखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा यानी कि h², वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी h² बराबर p² प्लस b²। यही आपको याद रखना है ना। तो इसी पे निकल जाएगा। ऐसा तो मुझे आंसर तो देख के ही पता चलता है क्योंकि मुझे रेशियो पता है। और रेशियो आप लोग को पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आप लोग को याद करना होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो होता है वो आपको देखना होगा कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसमें हम लोग लंब का वर्ग और उसमें हम लोग आधार का वर्ग यदि जोड़ दें तो वह कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 5 है बाबू, यहाँ 4 है। तो चलिए ना रख देते हैं।
यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ ध्यान से। यस सर। हाँ आप लोग भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ मैं नहीं लिखता हूँ, मैं इसे बदल ही देता हूँ। चलिए मैं इसे यहाँ लिखता हूँ ये। तो बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो एच कितना है, हाइपोटेनस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 25। अब पी स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना 16, 25 में से 16 घटाइए कितना आएगा 9। तो बी स्क्वायर बराबर 9 हो गया। तो बी बराबर क्या होगा √9। तो √9 का वैल्यू कितना 3। तो बी का मान कितना आ गया 3, यानी चौड़ाई कितनी आ गई 3, है ना। ऐसे भी जोड़ सकते थे, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 9 में 16 जोड़ेंगे तो 5 का वर्ग 25 नहीं आ गया। तो यही देखना होगा कि कर्ण का वर्ग सॉरी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दोनों को जोड़ने पर कर्ण के वर्ग के बराबर आना चाहिए। यही होता है पाइथागोरस थ्योरम, जो आपको आगे के क्लास में पढ़ना है। तो चलिए चौड़ाई के जगह पे कितना लिख दिया जाए 3 लिख दिया जाए। तो 4 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो 12 वर्ग मीटर। इस प्रश्न का सही जवाब कितना 12। इस प्रश्न का सही जवाब 12 दिख रहा है विकल्प में। हाँ तो 12 पहला नंबर ही विकल्प है। तो पहला नंबर विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए इस प्रश्न को आप लोग लिख लें। चलिए इससे आगे का जो प्रश्न होगा उसे हम लोग अगले भाग में देखेंगे। इस भाग में इतना काफी हो गया, है ना। आगे जाने के लिए हम लोग अगले भाग में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।